रिबॉर्न ऑफ मैजिकल बॉयज एपिसोड 13। तक्षिका भागते भागते अपनी मम्मा के पास जाकर उनसे लिपट गई। तक्षवी बोली, इतनी देर क्यों लगा दी, चलो चलते हैं। तक्षिका एक तस्वीर को देखते हुए बोली, वाव कितना खूबसूरत है। तक्षवी भी उस तस्वीर को देखने लगी जो उतना खास नहीं था। तभी उसे महसूस हुआ किसी ने उसे खींचकर दीवार से टिका दिया है। तक्षवी सामने खड़े शख्स को घूरने लगी। आज तिरछी मुस्कान के साथ बोला, इतना गुस्सा अच्छा नहीं होता जान। तक्षवी गुस्से में बोली, छोड़ो मुझे, मैं तुम्हें जानती भी नहीं हूं। आज आंखें छोटी कर बोला, ओ क्या सच में। तक्षवी को तेज गुस्सा आ रहा था। उसने आज का हाथ पकड़ लिया, फिर इधर उधर देखने लगी। फिर एक रूम के अंदर जाकर दरवाजा बंद कर दिया और गुस्से में चिल्ला उठी, प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? देखो मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, मुझे बस इतना कहना है, चले जाओ मेरी लाइफ से। आज एकटक तक्षवी को देख रहा था, रो रही थी। आज ने खींचकर उसे अपने पास किया और उसे गले से लगा लिया। तक्षवी रोने लगी। तक्षिका मुंह बनाकर अब उसी तस्वीर को देखकर बोली, कितनी बकवास तस्वीर है। तभी उसे महसूस हुआ किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा है। वो पीछे मुड़कर देखती है, वह हैरान होकर बोली, तुम यहाँ? दनुज रूखेपन से बोला, क्यों नहीं आ सकता? तक्षिका नजरें चुराते हुए बोली, नहीं, मेरा मतलब तुम्हें भी इन सब में इंटरेस्ट है क्या? दनुज के पीछे खड़ा यशित मन में बोला, अरे नहीं भाभी, यह तो आपको देखने में इंटरेस्ट था, इसलिए आ गया। दनुज ने घूरकर उसे देखा तो यशित गला साफ करते हुए तक्षिका की तरफ हाथ बढ़ाकर बोला, हाय भाभी, मेरा मतलब हाय लिटिल गर्ल। तक्षिका उससे हाथ मिलती तभी दनुज ने तक्षिका का हाथ पकड़कर कहा, अच्छा तो तुम अकेली आई हो। यशित हाथ पीछे कर मुंह बनाते हुए मन में बोला, जैसे इसे तो कुछ पता ही नहीं है। तभी उसका फोन बजने लगा। उस रुखेपन से फोन उठाकर थोड़ा झुंझलाते हुए कहा, हेलो। दूसरी तरफ से कोई आवाज ना आते देखकर वो चिढ़ते हुए बोला, हेलो, आवाज आ रही है मेरी? इस बार भी दूसरी तरफ से कोई आवाज नहीं आई, लेकिन सांसों की आवाज सुनकर ही यशित का ठंडा हो गया और वो प्यार से बोला, एंजल। फोन की दूसरी तरफ बैठी आदिक्षा खुश हो गई। वो तो उदासी हो गई थी क्योंकि यशित गुस्से में बात कर रहा था। यशित वहां से दूसरी तरफ से जाकर बोला, तो बोलो कुछ। आदिक्षा मन में बोली, वहां से भी बिना देखे सुन सकते हो मेरे मन की बात? यशित मुस्कान के साथ बोला, हाँ प्रिंसेस। तक्षिका यशित को जाते देखकर बोली, तुम्हारा दोस्त तो तुम्हें छोड़कर चला गया। दनुज बोला, उसे अपनी दोस्त का कॉल आया होगा। तक्षिका बोली, दोस्त? दनुज ने हाँ कर दिया। अक्ष बेचारा उबासी लेटे हुए चेयर पर बैठा आज काम कर रहा था। रूक्ष को माफिया वाले काम देख रहा था तो उसे ऑफिस आकर यहाँ के काम संभालने थे। बेचारा गेम तक नहीं खेल पा रहा था। तभी धम से दरवाजा खुला और श्रेयांशी अंदर आई। अक्ष मुंह बनाकर बोला, क्या चाहिए? श्रेयांशी बोली, तुम्हारा बैंक कार्ड। अक्ष मन में बोला, शादी करके फंस गया ईर। वो गुस्से में बोली, नहीं मेरे पास पैसे। श्रेयांशी बोली, इतनी बड़ी कंपनी खोल रखी है और पैसे नहीं है तुम्हारे पास? अक्ष उसे घूरते हुए बोला, पैसों की कंपनी नहीं है मेरी। श्रेयांशी चिढ़ते हुए बोली, तुम्हें पता है तुम एक नंबर के कंजूस हो। रूक्ष चीज को देखा है, एक बार में अपना कार्ड दे देते हैं, आडू को तो मांगना भी नहीं पड़ता। अक्ष मुंह बनाकर बोला, भाभी अच्छी है, वो पैसे ठीक से यूज करती है, लेकिन तुम तो पैसे पानी में फेंक देती हो और मुझे मेरे पैसों से बहुत प्यार है। आई लव माई मनी। श्रेयांशी बोली, दो वरना में कंप्लेन कर दूंगी घर में सबको। अक्ष चेयर पर अपना पीठ टिकाकर आंखें बंद कर गाने लगा, बोलना माही बोलना, बोलना मही बोलना। श्रेयांशी गुस्से में बोली, यह पैसे क्या अपने बच्चों के लिए जमा कर रहे हो? अक्ष श्रेयांशी को ऊपर से नीचे तक घूरते हुए बोला, मैं और तुम चुड़ैल के साथ बच्चे, सवाल ही पैदा नहीं होता, उससे पहले मैं मर ना जाऊं। श्रेयांशी उसे घूरने लगी। अक्ष एक फाइल खोलते हुए बोला, अरे बहुत पैसा पैसा करती हो तुम, जाऊं जाऊं घर जाऊं। श्रेयांशी गुस्से में जाकर अक्ष का कूलर पकड़कर बोली, दे रहे हो पैसे या नहीं? अक्ष चिढ़ते हुए बोला, अरे अजीब जबरदस्ती है। तभी एक लड़की बड़ी अदा के साथ रूम के अंदर आते हुए बोला, अक्ष सर, यही फाइल्स थे ना? उस लड़की ने जब श्रेयांशी और अक्ष को ऐसे देखा तो उस लड़की की आंखों में जेलेसी साफ दिख रही थी। लड़की को देखकर श्रेयांशी दूर हो गई। फाइल्स को टेबल पर रहते हुए वो लड़की अक्ष के हाथ पर अपना हाथ रखकर बोली, सर अब के लिए कॉफी लाऊं? अक्ष बोला, शो। वो प्यार से बोली, ओके सर। वो लड़की नाटक करते हुए बोली, सर यहाँ कुछ लगा हुआ है। अक्ष बोला, कहा? वो अपने चेहरे को छूकर देखने लगा तभी वह लड़की झुककर अक्ष के चिन्ह से होते हुए गर्दन तक अपनी उंगली ले जाने लगी।
श्रेयांशी को आ रहा था तेज गुस्सा, कोई उसी के सामने उसी के पति पर लाइन मार रहा है, और वो कोई मासूम सी लड़की तो थी नहीं, तो उसके दिमाग में कुछ ना कुछ प्लानिंग चल रही थी। तभी जानबूझकर श्रेयांशी ने एक फ्लावर पॉट को जमीन पर गिरा दिया तो उसके टुकड़े टुकड़े हो गए। अक्ष का तो ये देखकर मुंह ही बन गया। इस फ्लावर पॉट को वह रूक्ष के टेबल से चुराकर लाया था। वो लड़की तेज आवाज में बोली, यह क्या क्या आपने? श्रेयांशी बोली, मैंने कुछ भी क्या हो तुम है, मुझे पर चिल्लाने का कोई हक नहीं है। भूल चुकी हो तो बता दूं, मैं अक्ष देशवाल की वाइफ श्रेयांशी अक्ष देशवाल हूं। और इतना नखरे क्यों दिखा रही हो? कंपनी तुम्हें ये सब काम करने के ही पैसे देंगे, अपनी अदा दिखाने का नहीं। समझ गई मिस एम्प्लॉय? श्रेयांशी ने एम्प्लॉय शब्द को जोड़ देकर कहा था। वो लड़की पैर पटकते हुए वहां से चली गई। अक्ष उस फ्लावर पॉट के टुकड़ों को देख रहा था। वो गुस्से में श्रेयांशी की तरफ देखकर कहा, क्या कर दिया तुमने? तुम्हें पता है ये कितना कीमती था मेरे लिए? श्रेयांशी आंखें छोटी कर उसे घूरते हुए बोली, क्यों, तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने गिफ्ट क्या था? अक्ष मुंह बनाकर बोला, मैंने बड़ी मुश्किल से इसे भाई के टेबल से चुराया था। श्रेयांशी शौक कर अक्ष को देखने लगी। वो बोली, बचपन में क्या तुम्हारे साथ कोई हादसा हुआ था? अक्ष याद करते हुए बोला, नहीं तो। श्रेयांशी बोली, तो तुम पागल कैसे हो गए? अक्ष मुंह बनाकर बोला, तुम्हें यहां कुछ नहीं मिलने वाला, जाऊं यहां से। श्रेयांशी वहां से जाते हुए बोली, घर आऊं, तुम देख लूंगी तुम है मैं। अक्ष मुंह बनाकर उसे जाते हुए देखने लगा, फिर फ्लावर पॉट की तरफ देखकर सर खुजाते हुए बोली, नया फ्लावर पॉट लाना पड़ेगा। ये कहकर वो खड़ा हुआ और बाहर गया। इधर उधर देखा, फिर रूक्ष के कैबिन में जाकर वहां से फ्लावर पॉट उठाने लगा। तक्ष्वी आज को धक्का देकर बोली, तुम्हारी वजह से मेरे भाई की जान खतरे में थी, मुझे तुमसे कोई वास्ता नहीं रखना है। आज तक्ष्वी को समझाते हुए बोला, वो सब मैंने नहीं किया था जान, वो सब मेरा दादाजी का प्लान था और कुछ नहीं। तक्ष्वी बोली, जो भी हो तुम्हारे ही फैमिली के थे ना। ये कहकर वो वहां से गुस्से में चली गई। वो तक्षिका का हाथ पकड़कर उसे भी अपने साथ ले जाते हुए बोली, मैं सोम के लिए अरहान के साथ जा रही हूं, तुम घर में सबके साथ अच्छे से रहना, ओके? तक्षिका ये सुनकर मन में बोली, काम बनने की जगह तो यहाँ काम बिगड़ गया। ईर और फीमेल। अद्विता पेट के बल लेटकर रो रही थी। रूक्ष दरवाजे पर खड़ा होकर अद्विता से दरवाजा खोलने के लिए कह रहा था, लेकिन अद्विता उसकी एक नहीं सुन रही थी। उसे खुद पर गुस्सा आ रहा था, खुद से घृण हो रही थी उसे। वो दौड़कर जाकर वॉशरूम में चली गई और शावर ऑन कर खुद को रगड़ने लगी। उसके आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। उसका शरीर लाल होने लगा था। तभी रूक्ष ने एक नकली चाबी से दरवाजा खोल लिया। उसने इधर उधर देखा तो अद्विता वहां नहीं थी। तभी उसे वॉशरूम से पानी गिरने की टप टप आवाज आने लगी। वो जल्दी से वॉशरूम के अंदर गया और अद्विता को पीछे से हग कर लिया। अद्विता रोते हुए बोलने लगी, छोड़ो मुझे, मैं गंदी हो चुकी हूँ, मैं अशुद्ध हो चुकी हूँ। रूक्ष ने कसकर उसे पकड़ रखा था। अद्विता हिल भी नहीं पा रही थी। रूक्ष ने शावर ऑफ किया, फिर अद्विता को गोंद में उठाकर बिस्तर पर लाकर बैठा दिया। अद्विता अभी भी रोते हुए बोल रही थी। वो सच कह रही थी, मैं झूठी हूँ, मैं तुम्हारे प्यार के लायक नहीं हूँ, तुम्हारे लायक नहीं हूँ। रूक्ष को ये सब सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। उसने अद्विता को बिस्तर पर धक्का देकर कहा, आज से यह बातें कभी मत कहना, तुम सिर्फ मेरी हो, सिर्फ और सिर्फ मेरी। अगर इतना ही नफरत हो रही है खुद से तो खुद को मुझे दे दो। अद्विता ये सुनकर शौक कर रूक्ष को देखने लगी, फिर अपनी आंखें बंद कर ली तो उसके आंखों के कोनों से आंसू गिरकर बिस्तर को भिगाने लगे। आज सोफे पर बैठकर अपनी गहरी सोच में गुम होकर सिगार की लंबी लंबी कस ले रहा था। जीत वहां आकर मजाकिया मुस्कान के साथ बोला, क्या हो गया, बड़े दुख में लग रहे हो? आज बोला, तक्ष्वी गुस्सा है मुझे, और एनकू का भी कुछ पता नहीं चल रहा। जीत एनकू के बारे में सुनते ही थोड़ा परेशान सा हो गया। वो बचपन से आज के साथ था और तभी से वो आज की बहन को पसंद करता था, लेकिन कभी कह नहीं पाया था। जब वो और आज अब्रॉड चले गए थे तभी यह सब होगा गया था। सभी बातें सुनने के बाद उसके दिल में तेज दर्द हुआ था। उसके जैसे सभी सपने ही टूट चुके थे। आज खड़ा होकर बोला, मैं देशवाल हवेली जा रहा हूं। जीत शौक कर बोला, क्यों? आज बोला, मुझे मेरी बहन चाहिए किसी भी हालत पर, और उसे ढूंढने में सिर्फ वही मेरी मदद कर सकते हैं। जीत बोला, अभी देशवाल हवेली जाकर क्या फायदा, और घर पर थोड़ी होंगे, घर पर तो कोई होगा ही नहीं। एड और उनकी वाइफ भी तो ठाकुर हवेली गए हुए हैं। आज बिना उसकी बात सुने वहां से जा चुका था। जीत भी आज के पीछे चला गया।
श्रेयांशी मुंह बनाकर काम में आकर बैठ गई, तो पीछे बैठा अभी बोला, क्या हुआ मासी? श्रेयांशी मुंह बनाकर बोली, नहीं दिया उस बेवकूफ ने पैसे। ये सुनकर अभी और परी दोनों उदास हो गए। श्रेयांशी बोली, अरे उदास मत हो, हम जा रहे घूमने। श्रेयक्ष बोला, मम्मा हम ताक्षी को भी अपने साथ ले जाया। श्रेयांशी बोली, लेकिन वो तो तक्षवी के साथ गई थी ना? श्रेयक्ष बोला, हाँ लेकिन अभी वो वापस घर जाने वाली है तो। श्रेयांशी बोली, ओके। ये सुनकर दोनों फिर से एक्साइटेड हो गए। एक नौकरानी रूक्ष के दरवाजे के पास खड़ी होकर बोली, यंग लॉर्ड कोई आपसे मिलने आए हैं। थोड़ी देर बाद रूक्ष अपने शर्ट के बटन लगाते हुए सीढ़ी से नीचे आते हुए बोला, आज यहाँ कैसे महाराज? आज बोला, तुमने मेरी बहन के बारे में कुछ पता क्या? रूक्ष आज के सामने बाले सोफे पर बैठते हुए बोला, हम उसके साथ कोई प्रोसेस नहीं हुआ था। आज बोला, पता चला मुझे। रूक्ष बोला, हाँ तो मिला चाहोगे उससे? आज शॉक हो गया। वो बोला, कहाँ है वो? जीत भी है। रूक्ष बोला, पहले ये बताऊं, तुम्हें जो काम दिया था वो पूरा हुआ? आज एक गहरी सांस लेकर कहने लगा, रोहन और मुक्ता का ये बेटा भी है। आज मजाकिया मुस्कान के साथ बोला, मजे की बात क्या है पता है? रोहन का बेटा तुम्हारी बेटी से प्यार करता है। ये सुनकर रूक्ष की आंखें चढ़ गई। आज मुस्कान के साथ बोला, गुस्सा आ रहा है? रूक्ष को गुस्सा तो आ रहा था, पर आज की तरफ देखकर तिरछी मुस्कान के साथ वो बोला, और तुम्हें पता है मेरी बेटी तुम्हारी भांजी है। आज शौक कर रूक्ष को देखने लगा। जीत तो ये सुनकर सदमे ही लग गया। रूक्ष आज को देखकर मुस्कुराने लगा। तभी अद्विता भी सीढ़ी से नीचे आने लगी। आज की नजर जब अद्विता पर गई, वह खड़ा होकर बस अद्विता को ही देखने लगा। आज बोली, एनकू। अद्विता अपने लिए किसी के मुंह से एनकू सुनकर शौक गई और उस तरफ देखा। उसकी नजर जब आज पर गई तो वह हैरान होकर धीमी आवाज में बोली, भाई। अद्विता के आंखों में आंसू भर आए थे। आज अद्विता के पास जाकर उसे गले लगाकर बोला, कहाँ थी तू इतने साल? पता है मैं कितना परेशान हो गया था। उस बुढ़े ने घर से निकाल दिया तो मुझे कॉल कर देती। ऐसे ही इतने दर्द में दिन गुजारने की क्या जरूरत थी तुझे? अद्विता रोते रोते बोली, मुझे आपको परेशान नहीं करना था, और सारी गलती तो मेरी थी ना। दादू अपनी जगह बिल्कुल सही थे। आज बोला, वो बुढ़ा कभी सही हो ही नहीं सकता। आज अद्विता के आंखों से आंसू पोंछते हुए बोला, और तूने शादी क्यों कर ली, वो इस इंसान से? अद्विता ये सुनकर अपने भाई को हैरान होकर देखने लगी। रूक्ष ये सुनकर खड़ा होकर बोला, ओ हेलो, तुम में भी कोई खास बात नहीं है जो मैं अपनी बहन तुम्हें दे दूं? अद्विता ये सुनकर हैरान हो गई। उसने पहले रूक्ष देखा फिर अपने भाई को, मतलब वो सही थी कि आज और कोई नहीं उसी का भाई है, और इसका मतलब ये भी है कि आज तक्षवी से प्यार करता है। तभी दरवाजे से तक्षवी अंदर आते हुए बोली, भाई मुझे एकांशी के साथ घूमने जाना है तो अपना बैंक कार्ड दे देना प्लीज। ये कहकर उसने आकर सोफे पर अपना बैग रखा और सोफे पर लेट गई और आंखें बंद कर लिया। उसकी नजर आज पर गया ही नहीं। आज एक टक तक्षवी को देख रहा था। रूक्ष तक्षवी को घूर रहा था। उसके दोनों भाई बहन कुछ ज्यादा ही आलसी थे। दोनों को ही सिर्फ सोना पसंद था। आज बोला, आडू मुझे पता है तो इस इंसान से प्यार नहीं करती, तो इसके साथ रहने की जरूरत नहीं है तुझे, तू चल मेरे साथ। अद्विता जल्दी से बोली, नहीं भाई मैं ठीक हूं यहाँ। आज बोली, अरे मुझे पता है इसने जबरदस्ती तुझे शादी की थी। रूक्ष आज को खा जाने वाली नजरों से देख रहा था। अद्विता आज को समझाते हुए बोली, भाई ऐसा कुछ नहीं है, मैं सच में रूक्ष से प्यार करती हूँ, सच में। ये कहकर उसने नजरें नीचे कर ली। रूक्ष भी यह सुनकर अद्विता को देखने लगा। उसके होठों पर हल्की मुस्कान थी। तभी उसका फोन बजने लगा और वो बात करने के लिए दूसरी तरफ चला गया। उसके जाते ही आज अद्विता के चेहरे को अपने हाथों में भरकर बोला, बच्चा प्यार कोई मजाक नहीं है, और प्यार ऐसे ही किसी से नहीं हो जाता, तू तो मोक्ष से। अद्विता ये सुनकर आज के आंखों में देखते हुए बोली, ऐसा नहीं है भाई, मैं सच में रूक्ष से प्यार करती हूँ, और आज से नहीं बहुत पहले से। आज हैरान होकर अद्विता को देखने लगा। अद्विता परेशान होकर बोली, आप बताऊं आप तक्षु से प्यार करते हो? ये सुनकर आज ने सोफे पर लेटी तक्षवी की तरफ देखा। अद्विता बोली, भाई मैंने कुछ पूछा, ये सच में प्यार है ना, या आप किसी बदले के लिए ये सब? आज बोला, ऐसा कुछ नहीं है। ये सुनकर अद्विता बोली, तब तो बहुत अच्छी बात है, तक्षु बहुत अच्छी है। आज के होठों पर भी मुस्कान आ गई। अक्ष ने जब आकर आज और अद्विता को बात करते देखा तो मुस्कान के साथ बोला, ओ तो दोनों भाई बहन मिल ही गए। अद्विता होंठ पर मुस्कान आ गई।
अक्ष की नजर जब तक्षवी पर गई तो वह मुंह बनाकर बोला, ये कोई सोना का टाइम है, वह भी सोफे पर। ये कहकर टेबल पर रखा पानी उसके ऊपर डाल दिया। तक्षवी उछलकर सोफे पर उठ खड़ी हुई और सामने अक्ष को देखकर चिढ़ते हुए बोली, क्या है भाई? अक्ष बोला, पानी। तक्षवी ने मुंह बनाकर अक्ष को देखा। तभी उसकी नजर आज पर गई तो वह गुस्से में सोफे पर खड़ी होकर बोली, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आज तिरछी मुस्कान के साथ बोला, तुम्हें क्या लगता है? तक्षवी ने आंखें छोटी कर आज को देखकर कहा, मुझे कुछ नहीं लगता, तुम जाओ यहां से। आज तिरछी मुस्कान के साथ बोला, नहीं गया तो। तक्षवी गुस्से में सोफे में उछल पड़ी। तभी वह गिरने लगी तो आज ने उसे पकड़कर अपने करीब कर लिया। अक्ष घूरकर ये सब देख रहा था। तक्षवी गुस्से में उससे दूर होकर पैर पटकते हुए वहां से चली गई। अक्ष बोला, भाई कहाँ है भाभी? अद्विता बोली, कॉल आया था उन्हें। किसी का? एक नौकरानी आकर सम्मान के साथ सर झुकाकर बोला, यंग लॉर्ड तो कहीं बाहर गए हैं। अक्ष ये सुनकर मन में बोली, कॉल आते ही कहीं चले गए, ऐसा क्या इंपॉर्टेंट काम आ गया उन्हें? अक्ष अपने कमरे में चला गया और जाते जाते किसी को कॉल पर कहने लगा, भाई कहाँ है? अद्विता बोली, भाई आप थोड़ी देर रुक जाया, लंच करके चले जाना। आज बोला, नहीं बाद में कभी। अद्विता कुछ कहती उससे पहले ही आज वहां से चला गया। जीत भी उसके पीछे पीछे चला गया। एकांशी एक्साइटेड होकर बोली, अरे या मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं। तक्षवी बोली, इसमें एक्साइटेड होने वाली क्या बात है, शादी ही तो है। एकांशी बोली, शादी है इसलिए तो एक्साइटेड हूं, या वो हमारी दोस्त थी। तक्षवी मुंह बनाकर बोली, हमसे बड़ी है वह, और तूने जाकर बनाया था ये सीनियर को दोस्त, और मुझे तो घूमने जाना था, तू पता नहीं कहां से यह शादी का इनविटेशन लेकिन आ गई। एकांशी बोली, अरे पागल, जिसकी शादी में हम जा रहे हैं वो स्टार है, स्टार, और तुझे पता है शादी में रुमान भी आने वाला है। तक्षवी यह सुनकर एक्साइटेड होकर बोली, सच में? एकांशी बोली, हाँ या। तक्षवी जल्दी से ड्रेस दिखाते हुए बोली, तो बताऊं कौन सा अच्छा है? एकांशी बोली, यह बाला। तक्षवी ने उस लहंगे को देखा जो क्लोजेट के एक कोने में रखा हुआ था। उस लहंगे को देखते ही उसके दिमाग में बस एक ही शब्द गूंजने लगी, ये तुम हमारे शादी में पहनना, इसी लहंगे में मुझे तुम्हें अपनी वाइफी बनना है। तक्षवी नामे सर हिलाकर बोली, कुछ और देखें? एकांशी जीन करते हुए बोली, नहीं ना देख तो कितना खूबसूरत है। व्हाइट एंड रेड कलर लहंगा जिसके ऊपर सोने के धागे से कढ़ाई की गई थी का भी खूबसूरत था। ऊपर से वह रोशनी में और ज्यादा चमक रहा था। एकांशी उसे छूते हुए बोली, कितना खूबसूरत है, पहन लेना। लहंगे की फोटो में इंस्टा पर डाल रही हूँ। इंस्टा आइड निसायन शिखरीवी। बाली वेडिंग हॉल। एकांशी के होठों पर बड़ी सी मुस्कान थी। आखिर जगह की खूबसूरती ही ऐसी थी। एकांशी ने पिंक कलर का लहंगा पहना हुआ था जिसमें वो बहुत खूबसूरत लग रही थी, लेकिन तक्षवी की खूबसूरती के सामने तो दुल्हन भी फीकी पड़ गई थी। दुल्हन मुस्कान के साथ उन दोनों के पास आ गई। एकांशी ने उसे हक किया और कॉन्ग्रेचुलेशन विश किया। दुल्हन ने भी मुस्कान के साथ थैंक्स कहा। दुल्हन ने तक्षवी देखकर मुस्कुराते हुए बोली, आज लगता है सब मुझे देखने की जगह तुम्हें ही दिखने वाले हैं। तक्षवी बोली, मैं ये पहनकर नहीं आना चाहती थी। वो लड़की मुस्कान के साथ बोली, अरे नहीं नहीं, बहुत खूबसूरत लग रही हो तुम। एकांशी बोली, हाँ निशा में भी यही कर रही थी, इतनी खूबसूरत लग रही है। तक्षवी ने खुद को देखा और मुंह बना लिया। एकांशी बोली, वैसे जीजू है कहा? निशा ने उंगली के इशारे से दिखाकर कहा, वो रहे। तक्षवी ने भी उस तरफ देखा तो शौक उठी। एकांशी बोली, वह व्हाइट शेरवानी वाला। निशा बोली, अरे नहीं, वो तो दोस्त है युवान का। तक्षवी दूसरी तरफ जाते हुए बोली, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। एकांशी मन में बोली, मुझे समझ नहीं आता तक्षु को आज से इतना क्यों चिढ़ है। एकांशी मुस्कान के साथ बोली, कितना हॉट तो है। निशा बोली, क्या? एकांशी होश में आकर बोला, कुछ नहीं, ये कह रही थी कि व्हाइट शेरवानी वाला बहुत हॉट है। निशा मुस्कान के साथ बोली, वो तो है। एकांशी मुंह में हाथ रखकर बोली, तू जीजू के रहते दूसरे को कैसे देख रही है? निशा मुंह बनाकर बोली, हाँ तो अभी शादी थोड़ी हुई है। एकांशी बोली, सिर्फ 15 मिनट्स है डार्लिंग। वो दोनों बातें करते हुए एक तरफ चले गए। तक्षवी एक चेयर पर बैठकर मन में बोली, आज भी यहाँ है, क्या करूं मैं? ऊपर से उसी का दिया लहंगा पहन कर आई हूं, क्या सोचेगा वो मेरे बारे में? तभी एक लड़का वहां आकर बोला, जूस। तक्षवी को बहुत प्यास लगी थी। उसने बिना कुछ सोचे थैंक्स कहा और एक सांस में जूस पी लिया। ग्लास को टेबल पर रखकर एक सांस छोड़कर बोली, अभी सुकून मिला मुझे। वो लड़का खड़ा मुस्कुरा रहा था। इधर शादी शुरू हो गई थी।
सभी शादी एंजॉय कर रहे थे और उस तरफ चले गए थे। तक्षवी का सर घूमने लगा था। वो सर पकड़कर बोली, यह क्या हो रहा है? उस लड़के ने तक्षवी को पकड़ लिया और वहां से ले जाने लगा। तक्षवी ने उसे धक्का देने की कोशिश की लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। तक्षवी को गर्मी लगने लगी थी। वो लड़का उसे एक एक कमरे में ले जाकर बिस्तर पर धक्का देकर कुटिल मुस्कान के साथ बोला, तुमने मुझे थप्पड़ मारा था ना? वह भी पूरी कॉलेज के सामने। देखो अब मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूं। तुम्हें किसी के मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ूंगा। ये कहकर उसने एक कैमरा को वहां लगा दिया। तक्षवी होश में बिल्कुल भी नहीं थी। वो खुद को चाहकर भी कंट्रोल नहीं कर पा रही थी, लेकिन नशे की वजह से वो खुद को संभाल ही नहीं पा रही थी। वो लड़का तक्षवी के पास जाने लगा, तभी तक्षवी ने मुश्किल से एक ग्लास टेबल से उठाकर उस लड़के के सर पर मार दिया। वो लड़का माथे पर हाथ रखकर खींच उठा। आह! एकांशी इधर उधर तक्षवी को ढूंढने लगी वो उसे कहीं नहीं दिखी तो वो परेशान होकर एक चेयर पर बैठ गई। एकांशी बोली, कहाँ चली गई यह? क्या करूं? वो खड़ी होकर गहरी सांस लेकर बोली, अब बस एक ही रास्ता है। वो जाकर आज के पीछे खड़ी हो गई। फिर हिम्मत कर बोली, आज। अपना नाम सुनकर आज ने सख्त नजरों से पीछे देखा तो एकांशी परेशान होकर बोली, आपकी हेल्प चाहिए। तक्षवी कहीं नहीं मिल रही, पता नहीं कहाँ है। आज की सख्त नजरों में अब गुस्सा दिखने लगा था। वो जल्दी वहां से जाकर तक्षवी को ढूंढने चला गया। वो लड़का गुस्से में बोला, तुम्हारी इतनी हिम्मत? ये कहकर वो लड़का तक्षवी की तरफ बढ़ने लगा, तभी दरवाजा धम आवाज के साथ खुल गया। आज गुस्से में आकर उस लड़के का गला पकड़ लेता है और उसके सर को दीवार पर जोर जोर से मारने लगता था। वो लड़का दर्द में चीख रहा था। आज होश खोकर उसे ही मारते जा रहा था। दीवार और जमीन खून से रंगने लगा था। जीत ये सब देखकर मुंह बनाने लगा। शादी खत्म हो चुकी थी। युवान निशा के साथ बाकी सब भी उस तरफ आ गए थे। सभी आज का रौद्र रूप देखकर डर रहे थे। सभी ने देखा कि तक्षवी बिस्तर पर लेटी हुई है और उसका दुपट्टा जमीन पर गिरा पड़ा है, जो देखकर सभी औरतों ने मुंह पर हाथ रख लिया। एकांशी ने जल्दी जाकर तक्षवी के चेहरे पर पानी मारा तो वह थोड़ा होश में आने लगी। एकांशी ने उसे गले से लगा लिया। एकांशी के आंखों में आंसू थे। आज ने उस लड़के को जमीन पर पटका और उसके सर को कुचलते हुए दांत पीचते हुए बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी जान के ऊपर गंदी नजर डालने की? उस लड़के के मुंह से खून निकल रहा था। आंखों में भी खून उतर आया था। आखिर में उसने अपना दम तोड़ ही दिया। आज का चेहरा फिलहाल किसी मौत की देवता जैसा लग रहा था। उसका गुस्सा अभी भी शांत नहीं हो रहा था। उसके हाथ खून से लाल हो गए थे। आज ने जमीन से दुपट्टे को उठाकर उसे तक्षवी को पहना दिया। एकांशी दूसरी तरफ हो गई थी। तक्षवी ने आज को कसकर गले लगा लिया और रोने लगी। एक औरत बोली, कुछ भी हो दोनों एक कमरे में थे, पता नहीं क्या क्या कर चुके होंगे। दूसरी औरत बोली, छी छी मुझे तो सोचकर ही घृणा आ रही है। तीसरी औरत बोली, ऐसी लड़की से कौन शादी करेगा? पहली औरत बोली, अरे बहन अमीर घर की लड़की है, पैसे के लिए कोई भी कर ही लेगा, ऊपर से देशवाल नाम मिल जाएगा उसे। एकांशी यह सब सुनकर उन औरतों को घूर कर देखने लगी। जीत मन में बोला, अरे वैसे ही मौत का देवता बनकर बैठा है, क्यों और गुस्सा डेला रहे हो? आज ने गुस्से में मुट्ठी बनाकर कुछ बोलने को हुआ, तभी तक्षवी शांत आवाज में बोली, कोई बात नहीं मिस्टर डेविल, आज से सभी यही बोलने वाले हैं मुझे, लेकिन डोंट वरी मैं हैंडल कर लूंगी। आज आंखें छोटी कर उसे देखते हुए बोला, पर ये सब झूठ है ना? तक्षवी आज से दूर होकर बोली, हाँ लेकिन कोई नहीं मानने वाला। वो औरत फिर बोली, अरे मान ही लो ऐसे कपड़े पहनकर खूबसूरती का दीदार करोगी तो लड़के तो। आज गुस्से में उस औरत को कुछ बोलने को हुआ, तभी तक्षवी बोली, कितनों को मुंह बंद करोगे? आज दांत पीचते हुए गुस्से में बोला, पूरी दुनिया का, वो भी सबको मारकर। तक्षवी ने गहरी सांस लेकर आज का हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचकर उसे वापस गले लगा लिया। आज का गुस्सा शांत होने लगा। आज आंखें बंद कर बोला, आई वॉन्ट टू मैरी यू। तक्षवी यह सुनकर शॉक हो गई। तभी आज ने उसे गोंद में उठा लिया और मंडप की तरफ ले जाने लगा। जाते हुए जीत को कुछ इशारा किया तो गार्ड्स ने उन 3 औरतों को पकड़ लिया जो तक्षवी के बारे में बुरा भला कह रही थी। सभी वहां से चले गए थे। जीत मुस्कान के साथ बोला, जुबान बहुत चल रही थी ना, अब भुगतो। तक्षवी आज को मारते हुए बोलने लगी, मिस्टर किडनैपर छोड़ो मुझे, तुम्हें नहीं पता मैं कौन हूं, मार डालूंगी मैं तुम्हें शादी के बाद। आज तिरछी मुस्कान के साथ बोला, एज योर विश। तक्षवी गुस्से में बोली, अरे छोड़ो। रात का वक्त था, सितारों से सजा आसमान आज कुछ ज्यादा ही चमक रहा था।
मुंबई की खाली सड़क में 19-20 कार्स एक साथ तेज रफ्तार के साथ चल रही थी। तक्षवी घूरकर आज को देख रही थी। आज अपने लैपटॉप में लगा हुआ था। उसे जैसे तक्षवी दिख ही नहीं रही थी, वह तक्षवी को पूरी तरीके से इग्नोर कर रहा था। तक्षवी का दिमाग कुछ और सोच में गुम हो गया। वो सर खुजाते हुए मन में बोली, अरे रुको, ताक्षी ने तो कहा था मेरी शादी आद्रिक जायसवाल से होगी, पर मेरी शादी तो आज से हो गई, मतलब ताक्षी। तक्षवी यह सोच रही थी कि अगर आद्रिक जायसवाल तक्षिका के पापा हैं तो अभी उस हिसाब से तक्षिका तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगी ना, क्योंकि तक्षवी की शादी तो आज से हो चुकी है और तक्षवी को नहीं पता कि आद्रिक जायसवाल ही आज है। का के रुकते ही वो भागकर देशवाल हवेली के अंदर चली गई और परेशान होकर ताक्षी को ढूंढते हुआ आवाज देने लगी। सभी उसे परेशान देखकर हैरान थे। वही आज भी अंदर आ चुका था। तक्षवी परेशान होकर नीचे आई और बोली, मम्मा ताक्षी कहाँ है, कहाँ है वह? तक्षवी की नजर सिर्फ तक्षवी के मांग में सजे सिंदूर और गले में पहने मंगलसूत्र पर थी। तक्षवी गुस्से में आज का कूलर पकड़कर बोली, तुमने मुझे शादी क्यों की? तुम्हारी वजह से मैंने अपनी डॉल को खो दिया। क्यों, क्या तुमने ऐसा? बताऊं? ये कहते हुए उसने गुस्से में उसे धक्का देकर कहा, बताऊं? क्योंकि तुम मुझे शादी, नफरत है मुझे तुमसे, दूर रहो मुझे। सभी शौक होकर सब कुछ सुन रहे थे और समझने की कोशिश कर रहे थे। तक्षवी रोने लगी। आज आंखें छोटी कर तक्षवी को देख रहा था। तभी पीछे से एक प्यारी सी आवाज आई, टीजे आप रो क्यों रही हो? तक्षवी ने जब यह आवाज सुना वो खुशी से जाकर तक्षिका को गले लगाकर बोली, तुम यही हो, तुम मुझे छोड़कर नहीं गई। तक्षिका ने कंफ्यूज्ड होकर आज की तरफ से देखा। आज ने दूसरी तरफ आंखें घुमा दी, अनअम्यूज्ड अनअम्यूज्ड अनअम्यूज्ड। तो तक्षिका ने सर पर हाथ रख लिया और फीमेल। तक्षिका बोली, मम्मा मैं आपको छोड़कर क्यों जाने लगी भला? तक्षवी ने जब ये सुना तो वह हैरान होकर बोली, क्या ये? तक्षवी ने आज की तरफ इशारा कर तक्षिका की तरफ देखा तो तक्षिका ने भी हाँ में सर हिला दिया। तो वह खड़ी होकर आज की तरफ देखकर बोली, तुम्हारा नाम आद्रिक जायसवाल है? आज ने एक आईब्रो ऊपर कर तक्षवी को देखा तो तक्षवी मुंह बनाकर बोली, तुम्हें मैं देख लूंगी। तक्षवी बोली, पहले ये बताऊं, चल क्या रहा है ये सब? तक्षवी ने तक्षवी से नजर चुराते हुए कहा, वो मम्मा। अक्ष अचानक से बोल उठा, अरे क्यों कंफ्यूज्ड हो रहे हो सब? इन दोनों ने शादी कर ली, बस इतनी सिंपल सी बात किसी को समझ नहीं आ रही। श्रेयांशी मुंह बनाकर बोली, और जैसे तुम बता रहे हो ये कोई नॉर्मल बात नहीं है, शादी कोई मजाक नहीं होती। अक्ष मुंह बनाकर बोला, मजाक तो हमारी शादी भी बन चुकी है। श्रेयांशी ने उसे घूरकर देखा तो अक्ष बोला, हाँ तो कभी देखा है किसी इंसान को चुड़ैल से शादी करते हुए? श्रेयांशी खा जाने वाली नजरों से अक्ष को देखने लगी। आदिश सख्त आवाज में बोला, ये सब क्या प्रिंसेस, बिना बताइए शादी कर ली आपने, और अब सिर्फ 18 की है, यह कोई उम्र है शादी का? तक्षवी बोली, पापा वह। तक्षवी गुस्से में बोली, वह क्या तक्षु, ऐसा कौन करता है बताऊं? बिना बताइए शादी, तुमने भागकर शादी कर ली? तक्षवी बोली, मैं भागी नहीं थी। रूक्ष भी सख्त आवाज में बोला, इसे भागना ही कहते हैं। तुम्हारे मर्जी से तुम शादी करो, इतना हक हमने दिया है तुम्हें, लेकिन इस उम्र में। तक्षवी ने नजरें नीचे कर लिया। आज कोल्ड वॉइस बोला, पूरी कहानी एक्सप्लेन करने की जरूरत तो है नहीं, पता तो लगा ही लिया होगा। आदिश और रूक्ष ने घूरकर उसे देखा। अक्ष मस्त सोफे पर बैठकर सब कुछ देखने लगा। आज बोला, बस इतना कहना था कि शादी हो चुकी है और अब से तक्षु मेरे साथ रहेगी। रूक्ष कोल्ड वॉइस में बोला, बिल्कुल भी नहीं, वो यही रहेगी, और वैसे भी प्रिंसेस तुमसे शादी करना नहीं चाहती थी तो तलाक। तभी दरवाजे की तरफ से एक रोबदार आवाज आई, फिर तो तुम भी तलाक दे दो हमारी पोती को, क्योंकि यह रिश्ता भी तो जबरदस्ती का है। सभी ने उस तरफ देखा। आद्रिक और अद्विता यह आवाज सुनकर थोड़ा हैरान होकर मन में बोले, दादू। आद्रिक मन में बोला, ये बूढ़ा यहाँ ऊपर से मेरी तरफदारी, मतलब कोई नया प्लानिंग चल रहा है मेरे लिए। तक्षवी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी अक्ष खींचकर उसके पास जाकर सब कुछ एक्सप्लेन करने लगा, जो सुनकर तक्षवी इंटरेस्ट के साथ सामने देखने लगी। मिस्टर जायसवाल बोले, कुछ बोलना चाहेंगे? रूक्ष देशवाल। आद्रिक मन में बोला, करना क्या चाहता है ये बूढ़ा? रूक्ष बोला, ऐसा नहीं होने वाला। मिस्टर जायसवाल मुस्कान के बोले, ठीक है फिर हमें अपनी बहन को ले जाने दो, वैसे भी शादी तो हो चुकी। अद्विता को ये सब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। वो बोली, दादू क्या कर रहे हैं आप? मिस्टर जायसवाल बोले, जो सही है, तुझे तो पता है ना, हमारे यहाँ रिवाज है जिस घर में बेटी जाती है उसी घर की बेटी हम अपने घर बहू बनाकर लाते हैं।
तो बस रिवाज पूरा कर रहा हूँ। तक्षवी मन में बोली अब तो लगता है वर्ल्ड वॉर ही शुरू हो जाएगा। तक्षवी बोली सॉरी मम्मी पापा, सॉरी, लेकिन मुझे प्लीज आज के साथ जाने दीजिए। तक्षवी गुस्से में बोली जरूर जो करना है वो करो। तक्षवी ने मुंह फेर लिया तो तक्षवी आंखों में आंसू लिए आदिश को देखती है। आदिश वहां से जाते हुए बोला जैसी तुम्हारी मर्जी। तक्षवी ने रूक्ष की तरफ देखा तो वो बोला ये पसंद नहीं था ना तुम्हें तो फिर। तक्षवी ने कुछ नहीं कहा तो रूक्ष भी बिना कुछ बोले वहां से चला गया। अद्विता भी वहां से चली गई। श्रेयांशी तक्षिका को वहां से लेकर चली गई। अक्ष बोला अरे परेशान ना हो, सब नाराज हैं, मान भी जाएंगे वह भी बहुत जल्द। तक्षवी आज और मिस्टर जायसवाल के साथ बाहर गई। तक्षवी अभी भी सोच में गुम थी। मिस्टर जायसवाल ने मुस्कान के साथ आज की तरफ देखा फिर कहा बहू चलो मेरे साथ अपने नए घर। तक्षवी शौक कर अपने दादा ससुर को देखने लगी। आज सख्त आवाज में बोला वो आपके साथ नहीं जा रही। मिस्टर जायसवाल बोले बिल्कुल भी नहीं, वो मेरे साथ ही जा रही है। तक्षवी मन में बोली अगर इस डेवल के साथ चली गई तो ना जाने यह अकेले में मेरे साथ। तक्षवी अपने सर को झटक कर बोली मुझे तुम्हारे साथ नहीं जाना। ये कहकर वह जाकर दादी जी के लाए कार में बैठ गई। मिस्टर जायसवाल मुस्कान के साथ आज को देखने लगा और कार में बैठ गया। आज मुट्ठी बनाकर दांत पीछते हुए सिर्फ उसका को जाते हुए देखने लगा। उसे अच्छे से पता था कि इन सब के पीछे मिस्टर जायसवाल की खतरनाक कोई प्लानिंग है। वैसे तो उसे पता था कि उसकी वाइफी संस्कारी बहू बनने के चक्कर में मिस्टर जायसवाल की कही हर बात नहीं मानने वाली, लेकिन फिर भी उसे फिक्र हो रही थी। वह अपने काम में बैठकर सख्त आवाज में बोला जायसवाल हवेली चलो। तक्षिका भागकर अपने भाई के पास गई और उसे नींद से जगाते हुए कहा भाई मम्मा पापा की शादी हो गई। श्रेयक्ष उबासी लेते हुए दूसरी तरफ मुंह कर बोला अच्छी बात है अब सो जाऊं। तक्षिका झुंझलाते हुए बोली भाई फिर से पहले की तरह फोर्स मैरिज ही हो गया। श्रेयक्ष सो चुका था जो देखकर तक्षिका ने गुस्से में एक गिलास पानी श्रेयक्ष के ऊपर डाल दिया। वो झट से उठकर बैठ गया। तक्षिका को भूने लगा। श्रेयक्ष तुनक कर बोला क्या है। तक्षिका भी तुनक कर बोल उठी जगह हिलाऊं। श्रेयक्ष ने घूर कर तक्षिका को देखा तो तक्षिका भी उसे खा जाने वाली नजरों से देखने लगी। श्रेयक्ष बोला वह तुम्हारे मम्मी पापा हैं, उनके बीच प्यार कैसे लाना है तुम खुद सोचो और मैं अपने मम्मी पापा का दिख लूंगा। ये कहकर वो बिस्तर से उठकर सोफे पर जाकर सो गया क्योंकि बिस्तर पूरा भीग चुका था। तक्षिका मुंह बनाकर उसे देखने लगी फिर बोली हाँ ठीक है, जब तुम्हें मेरी हेल्प चाहिए होगी तो मैं भी तुम्हारे साथ ऐसा ही करूंगी। श्रेयक्ष मुस्कान के बोला तुम तो मुझे भी छोटी हो, तुम्हारे हेल्प जरूर मुझे कभी नहीं होने वाली तो प्लीज। तक्षिका वहां से निकलकर छत पर चली गई। यहां कोई ऐसा नहीं था जो उसके इतना करीब था। श्रेयक्ष के अलावा अब तो उसने भी उससे मुंह फेर लिया। उसने आंखें बंद कर लिया। तभी कुछ ही सेकंड बाद एक आवाज आई, यहां क्या कर रही हो। तक्षिका शौक कर पीछे देखकर बोली तुम यहां कैसे, कब आए, कैसे आए यहां तक। दनुज बोला तुमने मुझे याद किया और मैं आ गया। तक्षिका बोली सबके याद करने पर ऐसे ही आते हो। दनुज तक्षिका की तरफ आते हुए बोला नहीं सिर्फ तुम्हारे बुलाने पर। तक्षिका ये सुनकर खुश हो गई। फिर दनुज को अपने भाई और उसके लड़ाई के बारे में बताने लगी। तक्षवी के आंखों में आंसू थे। वह शीशे से अपने छूटते हुए परिवार, बचपन, यादें, शरारतें, मस्ती और अपना शहर को देखते हुए शीशे पर ही अपना सर टिकाकर आंखें बंद कर लेती है। उसके आंखों से आंसू गिरकर उसके दुपट्टे को भिगो रही थी। फ्लैशबैक। तक्षु रुक जाऊं, कहाँ भाग रही हो। तक्षवी 5 साल के तक्षवी के पीछे भाग रही थी। तक्षवी भागते हुए बोली नहीं नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं खाना, आज तक्षु मम्मा बनेगी और सबके लिए खाना बनाएगी। तक्षवी बोली हाँ ठीक है लेकिन अपने कमरे में खिलानों के लिए, किचन में नहीं। तक्षवी जींद करते हुए बोली नहीं नहीं, किचन में। तभी किसी ने तक्षवी को पकड़कर अपने गोंद में उठा लिया और प्यार से कहा क्या हुआ मेरी प्रिंसेस को। तक्षवी शिकायत करते हुए बोली पापा देखो तो मम्मा मुझे खाना बनाने नहीं दे रही, मुझे किचन में खाना बनना है। आज तक्षु खाना बनाएगी, आज तक्षु मम्मा बनेगी। आदिश मुस्कुराते हुए बोला ओके मेरी मम्मा, लेकिन पापा भी आपकी मदद करेंगे ओके। तक्षवी आदिश के सर पर हाथ रखकर बोली अरे बुद्धू मैं आपकी मम्मा हुई तो आप मेरे पापा कैसे हो सकते हैं। ये सुनकर आदिश के होठों पर मुस्कान आ गई। तक्षवी झूठी मुस्कान के साथ दांत पींचते हुए बोली जब सच में शादी हो जाएगी तब रोती रहोगी, अभी पता नहीं है ना शादी के क्या क्या नुकसान है, जब शादी हो जाएगी तब ऐसे उछलना।
दोनों बाप बेटी एक जैसे हैं। ये कहकर तश्वी पैर पटकते हुए वहां से चली गई। तश्वी और आदिश ने तश्वी को जाते देखकर फिर एक दूसरे को देखकर कंधे उचकाते हुए किचन में चले गए और दोनों आटे से खिलते हुए रोटी बनाने लगे। दोनों हंसी पूरी हवेली में गूंज रही थी। फ्लैशबैक एंड का के रुकते ही तश्वी की नींद टूटी और उसने इधर उधर देखा। वो नीचे उतरकर सामने देखने लगी। जायसवाल हवेली भी शानो शौकत में देशवाल हवेली से कम नहीं थी। वही नूर और वही चमक यहां भी था। देशवाल हवेली की ही तरह हवेली नहीं राजमहल लग रहा था। पीछे से मिस्टर जायसवाल मुस्कान के साथ बोले, अरे बहू रानी रुक क्यों गई, चलो। तश्वी अंदर आने लगी। अभी सुबह के 5 बज रहे थे और जायसवाल हवेली के सभी लोग उठ चुके थे। तश्वी ने अंदर जाकर देखा कि नौकर चाकर इधर उधर दौड़ रहे हैं। उसके लिए ये सब कोई बड़ी बात नहीं थी। देशवाल हवेली में भी यह सब कुछ था। उसने देखा सभी परिवार वाले बैठकर चाय पी रहे हैं। सभी ने उसे देखकर इग्नोर किया। तभी एक औरत खड़ी होकर बोली, तो ये है कुल वंश की महारानी जो कुल को नए कुंवसा देंगे। दूसरी औरत बोली, क्या ये काबिल है इस कुल की महारानी बनने के लिए? तीसरी औरत बोली, लगती तो नहीं है। तश्वी एक एक की बात ध्यान से सुन रही थी। उसके दिमाग में बस यही चल रहा था, इस कुल की महारानी बनना भी कौन चाहता है। उस राक्षस ने मुझसे जबरदस्ती शादी नहीं की होती तो मैं यहां कभी नहीं आती। मिस्टर जायसवाल एक कुर्सी पर बैठते हुए बोले, इतना ही अविश्वास है हमारे कुल के महाराज पर तो कुल के महारानी की परीक्षा ले लेते हैं। तश्वी मन में बोली, परीक्षा? किस चीज की परीक्षा? लटक लटक कर तो स्कूल पास की है और अब यहां ससुराल में आके कौन सी परीक्षा देनी होगी मुझे। रूमान सोफे पर बैठकर तश्वी को निहार रहा था। वही तश्वी दादाजी की तरफ देख रही थी और उसकी पलकें भारी हो रही थी। वह अपने आंखों को खुले रखने की कोशिश कर रही थी। तभी दादाजी अपने रोबदार आवाज में बोले, चलो बहू रानी जाकर सभी के लिए नाश्ता बना लो, जिसमें 25 मीठे पकवान और बाकी के 30 खाने के लिस्ट नौकरानी के हाथों भेज देंगे हम। तश्वी आंखें छोटी कर बोली, क्या? वह औरत बोली, तुम्हें क्या कम सुनाई देता है? तश्वी मुंह बनाकर बोली, कोई दावत थोड़ी है जो इतना खाना बनना है। तश्वी नजरें नीचे कर धीमी आवाज में बोली, और ऊपर से मुझे तो कुछ बनना भी नहीं आता। दूसरी औरत बोली, अरे वाह महारानी जी तो आते ही अपने नियम बनाने लगी। हमने भी यह परीक्षा दी है और तो कुल की महारानी हो। तश्वी चिढ़ते हुए बोली, यह कोई स्कूल है जो एग्जाम देना है? दादाजी गुस्से में बोले, आवाज नीचे लड़की, इस घर में सिर्फ मेरी आवाज गूंजती है और किसी की नहीं। रूमान खड़ा होकर मुस्कान के साथ बोला, दादू भाभी नई है यहाँ, उन्हें यहाँ के नियम पता नहीं है ना, तो माफ कर दीजिए, गुस्सा मत करे। तश्वी ने जब जानी पहचानी आवाज सुनी तो हैरान होकर उस तरफ देखा तो ये है रूमान जायसवाल का महल। सपने तो उसने भी देखे थे कि वह रूमान के घर बहू बनकर आएगी और रूमान की बीवी बनकर, लेकिन किस्मत तो देखो, वह रूमान के घर बहू बनकर आ तो गई लेकिन रूमान की भाभी बनकर। तश्वी को खुद के किस्मत पर हंसी आ रही थी। रूमान ने एक नौकरानी को इशारा किया तो वह नौकरानी सर झुकाकर बोली, आइए महारानी हम आपको आपका कमरा दिखा देते हैं। तश्वी उस नौकरानी के पीछे चली गई। कमरे में आते ही वो बिस्तर पर लेट गई। कुछ पल बीता भी नहीं था कि तभी दरवाजा खटखटाने की आवाज आई। तश्वी ने मुंह बनाकर लेटे लेटे ही दरवाजे की तरफ देखा। उसका दुपट्टा भी साइड में गिरा हुआ था, जिससे उसकी नाजुक सी खुली बदन देख रही थी। तश्वी की नजरें जब रूमान के आंखों से मिली, वो जल्दी से उठकर बैठ गई और दुपट्टे को ले लिया। रूमान मुस्कान के साथ बोला, लगता है भाभी कुछ ज्यादा ही थक गई है। तश्वी नजरें नीचे कर बोली, तुम मुझे भाभी मत बुलाओ प्लीज, मुझे अजीब लगता है। रूमान तश्वी के कंधे पर हाथ रखते हुए तिरछी मुस्कान के साथ बोला, भाभी नहीं तो जान बुलाऊं। तश्वी ने आंखें छोटी कर घूरकर रूमान को देखा तो रूमान ठीक से खड़ा होकर तश्वी के कंधे से हाथ हटाकर मुस्कान के साथ बोला, मतलब भाभी जान। तश्वी ने एक नजर रूमान को देखा, फिर नजरें नीचे कर ली। रूमान अपने हाथ में रखे साड़ी को तश्वी की तरफ बढ़ाकर बोला, यह वंशिका की साड़ी है, अब के लिए इसी से काम चलाना पड़ेगा। तश्वी ने हैरानी से रूमान को देखते हुए बोली, साड़ी? रूमान ने हाँ में सर हिला दिया तो तश्वी उदास सा चेहरा बनाकर बोली, पर मुझे नहीं आता साड़ी पहनना। रूमान तिरछी मुस्कान के साथ बोला, मैं पहना दूं? तश्वी ने फिर उसे घूर कर देखा तो रूमान मुस्कान के साथ बोला, मजाक था जान, मतलब भाभी जान, मैं अभी किसी नौकरानी को भेजता हूं। ये कहकर रूमान साड़ी को बिस्तर पर रखकर वहां से चला गया। एक एक कर पूरे 20 काज आकर जायसवाल हवेली में रुकी
पहले का से आद्रिक गुस्से में बाहर आकर हवेली के अंदर चला गया। वो गुस्से में दांत पींचते हुए बोला, प्रणय जायसवाल, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे काम के बीच आने की? समझ क्या रखा है तुमने खुद को? कहाँ है मेरी वाइफी? तभी आद्रिक की नजर साड़ी संभालते हुए सीढ़ी से नीचे आ रही तक्ष्वी पर गई। उसकी शक्ल उतरी हुई थी और वह साड़ी को संभालने की कोशिश कर रही थी। आद्रिक की नजर जब उस पर गई तो वह तो अपना गुस्सा भी भूल ही गया। और भी कोई था जो उसे प्यार भरी नजरों से देख रहा था। और रूमान के आंखों में तक्ष्वी के लिए प्यार देखकर रूमान के डैड को बहुत अटपटा सा लगा। उन्हें नहीं पता था कि रूमान भी तक्ष्वी से प्यार। आद्रिक की नजरों का पीछा कर सभी ने उस तरफ देखा। सच में साड़ी में तक्ष्वी की खूबसूरती और ज्यादा निखर आई थी। लेकिन बाकी घर वाले उसे देखकर मुंह बनाने लगे। लेकिन सोफे पर बैठकर कढ़ाई कर रही बूढ़ी औरत आद्रिक को मुस्कुराते देखकर वह भी मुस्कुरा रही थी। वो बोली, अरे ऐसे देखकर नजर ना लगा मेरी पोटा बहू को। ये सुनकर आद्रिक ने उस औरत की तरफ देखा और फिर नजरें चुरा लिया। तक्ष्वी चिढ़ते हुए बोली, यह साड़ी है कि कोई पागल कुत्ता जो संभल कर भी नहीं संभल रहा। सभी ने ये सुनकर अजीब नजरों से उसे देखा। दादाजी रोबदार आवाज में बोले, जुबान संभाल कर लड़की, यहाँ ये सब नहीं चलता। तक्ष्वी मुंह बनाकर बोली, ना चलने के लिए मैंने कोई गाली थोड़ी दी है। और मेरा नाम लड़की नहीं तक्ष्वी है। दादाजी उसे घूने लगे। तभी वो औरत उठकर बोली, अब ये सब छोड़ो और जाकर खाना बनाऊं। तक्ष्वी मुंह बनाकर बोली, इतने तो नौकर हैं तो मुझे क्यों खाना बनना है? देखो तो कैसे खा खाकर मोटी हो गई है। दूसरी औरत तेज शब्दों में बोली, सुना नहीं तुमने? जाऊं। तक्ष्वी ने क्यूट सा फेस बनाकर आद्रिक को देखा। पर आद्रिक भी अपना फोन लेकर सोफे पर बैठ गया। ये देखकर तक्ष्वी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो पैर पटकते हुए किचन में चली गई और एक चाकू लेकर उसे लौकी पर घुसा दिया और चाकू को घुमाते हुए दांत पींचते हुए बोली, मुझे खाना बनाने के लिए कहा है ना, बनाती हूँ इनके लिए खाना मैं। तक्ष्वी पूरे किचन को ध्यान से देखने लगी। एक नौकरानी सर झुकाकर बोली, महारानी आपको सब कुछ अकेले ही करना होगा। तक्ष्वी मुंह बनाकर बोली, तो मैंने हेल्प मांगी भी कब? ये सुनकर नौकरानी थोड़ा सहम गई। वो वहां से चली गई। तक्ष्वी शैतानी मुस्कान के साथ बोली, अब बनाऊं मैं खाने इनके लिए। उसने एक गाजर उठाया और उसे काटने लगी। पर उसे कुछ ठीक से हुआ नहीं, इसलिए गाजर उठाकर मुंह में रख लिया। कौन करता है ये सब काम? तक्ष्वी आटा गूंथने लगी। तक्ष्वी मुंह बनाकर बोली, अरे ये तो आटे का जूस बन गया। उसने एक डब्बा उठाया और पूरा आटा डाल दिया। वह मन में बोली, छोड़ो वैसे भी अमीर लोग हैं, आटा कौन सा कम हो जाएगा। तभी किसी की आवाज सुनकर वो शौक उठी, खाना बन गया जान, मतलब भाभी जान। तक्ष्वी के हाथ में आटे लगे हुए थे। वो पीछे मुड़ी तो उसका हाथ रूमान के शर्ट पर लग गया। तक्ष्वी 2 कदम पीछे हो गई। रूमान मुस्कान के साथ बोला, खाना बन गया। तक्ष्वी मुंह बनाकर बोली, नहीं पर खाना बनने की कोशिश चल रही है। रूमान बोला, मैं मदद कर दूं। रूमान तक्ष्वी के करीब जाने लगा। तक्ष्वी को ये सब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। वो गुस्से में रूमान को धक्का देकर बोला, कोई जरूरत नहीं है, जाओ यहां से, मैं खाना बनाकर ले जाऊंगी। रूमान मुस्कान के साथ गर्दन में हाथ फेरकर वहां से चला गया। पूरे 3 घंटे बाद तक्ष्वी ने मुस्कान के साथ खाने की तरफ देखा। नौकरानी ने जब देखा वो शौक हो गई। दाल नहीं सिर्फ पानी थी। रोटी पत्थर बन चुकी थी। मटर पनीर में पनीर था ही नहीं। गाजर का हलवा हरे रंग का था, पता नहीं क्या ही डाल दिया था उसमें। नौकरानी का तो सर ही घूमने लगा। वो बोली, महारानी हम एक काम करते हैं, कुछ ना कुछ बना लेते हैं घर वालों के लिए, ये तो वो लोग नहीं खा पाएंगे। तक्ष्वी ने सीधे कह डाला, रुको, कोई जरूरत नहीं है, मुझे खाना बनाने के लिए कहा था ना, अब जैसा है वैसे ही खाना पड़ेगा। चलो ये सब टेबल पर लगा दो। वो किचन से बाहर चली गई और वहां से सीधा कमरे में चली गई। रूमान ने अब तक वो शर्ट चेंज नहीं किया था। आद्रिक उसे घूर रहा था, क्योंकि रूमान को किचन में जाते हुए आद्रिक ने भी देखा था। ऊपर से रूमान के शर्ट में लगे आटे के दाग जो जरूर तक्ष्वी के हाथ से लगे होंगे। आद्रिक को बहुत ज्यादा जेलेसी हो रही थी। तक्ष्वी जब अपने कमरे में गई, वहां पहले से ही दादी बैठी हुई थी। तक्ष्वी के जाते ही वह खड़ी होकर तक्ष्वी के पास जाकर मुस्कान के साथ बोली, मैं तुम्हारे लिए साड़ी और कुछ गहने लाई हूं, ये दूसरे की साड़ी की जगह ये पहन लो। दादी जाने लगी तो तक्ष्वी बोली, दादी वो मुझे पहनना नहीं आता। ये सुनकर दादी मुस्कुराते हुए बोली, कोई बात नहीं, मैं पहना देती हूँ। दादी जी तक्ष्वी की मदद करने लगी। खाना टेबल पर रखते ही सभी आकर अपने अपने चेयर पर बैठ गए।
आद्रिक भी आकर अपने चेयर पर बैठ गया, जो हेड चेयर पर बैठ गया। उसके सामने बाले चेयर पर प्रणय जायसवाल बैठे हुए थे। दादी मुस्कान के साथ आकर अपने चेयर में बैठ गई। तभी पायल की आवाज से सभी का ध्यान चिड़ी की तरफ चली गई। आद्रिक की नजरें तो बस उसी में अटक गई। तक्ष्वी अपने झुमके को ठीक करते हुए नीचे आने लगी। उसकी नजरें भी जब आद्रिक की नजरों से मिली वो शर्माने लगी और चिड़ी से नीचे आने लगी। लाल रंग की साड़ी और सिंगार के साथ वो और ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। वो आकर आद्रिक के पास जाकर खड़ी हो गई। रूमान बोला, बैठो, तुम नहीं खा रही? तक्ष्वी मन में बोली, खाने लग बना होगा तब खाऊं ना। तक्ष्वी एक झूठी मुस्कान के साथ बोली, बाद में। पहली और जो रूमान की मॉम कृतिका थी उन्होंने खाने से ढक्कन हटा दिए। दूसरी औरत जो वंशिका की माँ और रूमान की चाची थी वो बोली, यह सब क्या है, ये दाल है। तीसरी औरत जो अद्विता की माँ थी वो मुंह बनाकर मिठाई को मुंह में रखकर बोली, मिठाई में तो मीठा है ही नहीं। वंशिका रोटी हाथ में लेकर बोली, यह तो पत्थर लग रहा है। दादी भी यह सब देखकर हैरान थे। दादाजी की आंखें लाल हो गई थी। तक्ष्वी मासूम सी शक्ल बनाकर बोली, वो तो मुझे खाना बनना नहीं आता इसलिए। सभी उसे घूर रहे थे। वह आद्रिक ने नौकरानी को इशारा किया तो नौकरानी ने खाना आद्रिक के प्लेट में लगा गया। आद्रिक खाने का निवाला बनाकर मुंह पर रखकर बोला, अच्छा बना है, आज से खाना तुम ही बनना। तक्ष्वी यह सुनकर हैरान हो गई और आद्रिक को देखने लगी, जो मजे से बिना मीठा बाली मिठाई, दाल कम पानी, मटर पनीर जिसमें पनीर था ही नहीं, राइस जो जला हुआ था। सभी लोग अब आद्रिक को देख रहे थे। वंशिका मुंह बनाकर बोली, मुझे हमेशा ये जले और पानी जैसे खाने नहीं खाना। तभी दादाजी की रोबदार आवाज आई, आज से एक टाइम के खाने बहू रानी ही बनाया करेगी। सभी यह सुनकर मुंह बना लेते हैं और सभी को वही खाना मजबूरी में खाना पड़ता है। वंशिका दांत पीचते हुए बोली, भाभी आप भी खा लीजिए। तक्ष्वी मुंह बनाकर चेयर पर बैठ गई। उसने देख देख कर जूस का खीर उठा लिया। उसने खीर मुंह में रखा ही थी कि खड़ी होकर आद्रिक के ऊपर ही उल्टी कर दिया। सभी हैरान हो गए। तक्ष्वी पानी पीने लगी। आद्रिक तक्ष्वी को खा जाने वाली नजरों से घूर रहा था। उसका कोट खराब हो चुका था, जो उसने कुछ देर पहले ही पहना था। तक्ष्वी बोली, छी कितना गंदा बना है, मैंने इसमें चीनी की जगह नमक डाल दिया था, ऊपर से नींबू क्यों डाला था मैंने। रूमान उसकी बातें सुनकर मुस्कुराने लगा। इस बार भी यह बात रूमान के पापा को दिख गया और वो थोड़ा परेशान हो गए। तक्ष्वी वहां से चली गई। वंशिका खड़ी होकर नौकरानी से बोली, मेरे लिए नूडल्स लेकर आऊं। नौकरानी ने हाँ में सर हिला दिया। तक्ष्वी सीधे जाकर बिस्तर पर लेट गई थी। आद्रिक वहां आकर अपना कोट खोलकर सोफे पर रख देता है और दरवाजा भी बंद कर देता है। यह एहसास होते ही तक्ष्वी थोड़ा सहम जाती है। वो चादर को कसकर पकड़कर आंखें भी कसकर बंद कर लेती है। आद्रिक को जब यह एहसास हुआ वो तिरछी मुस्कान के साथ बोली, तुम सो गई क्या? आज तो हमारी सुहागरात थी ना? तक्ष्वी चादर से अपने चेहरे को ढककर बोली, अभी सुबह हो रही है। आद्रिक तिरछी मुस्कान के साथ बोला, ओ तब तो मैं तुम्हें मुंह दिखाई भी नहीं दे पाऊंगा। तक्ष्वी यह सुनकर झट से उठकर बैठ गई और बोली, मुंह दिखाई, चलो लाऊं। आद्रिक बोला, पर मैंने तो तुम्हें देख लिया ना। तक्ष्वी साड़ी के पल्लू को सर पर रखकर बोली, तो क्या हो गया, चलो पल्लू हटाकर मुंह दिखाई दे दो। आद्रिक के चेहरे पर मुस्कान आ गई। वो तक्ष्वी के पास जाकर उसके कान में धीमी अट्रैक्टिव आवाज में बोली, मेरा मन तो तुम्हारे सारे कपड़े हटाने का कर रहा, फिर मुंह दिखाई क्या? तक्ष्वी टमाटर की तरह लाल हो चुकी थी। उसके कान में लाल हो चुके थे और पेट में कुछ अजीब सी हलचल उठा। उसकी सांसें भी भारी होने लगी। वह झट से आद्रिक से दूर हो गई और बोली, नहीं चाहिए, तुम्हारी मुंह दिखाई रखो अपने पास। आद्रिक शरारती मुस्कान के साथ बोला, मुंह दिखाई कौन देना चाहता है, मैं तो। तक्ष्वी झुंझलाते हुए बिस्तर के दूसरी तरफ खड़ी होकर बोली, छी कितने बेरहम हो तुम। आद्रिक आई विंक्ड कर बोला, निहायती बेशर्म। तभी दरवाजा खटखटाते हुए नौकरानी की आवाज आई, कुंवसा, बड़े मालिक ने कहा है शाम को बहुरानी की मुंह दिखाई होगी तो तैयार रहे। तक्ष्वी बिस्तर पर लेट गई और बोली, मुझे सोना है। आद्रिक तिरछी मुस्कान के साथ बोला, मुझे भी तो सोना। तक्ष्वी ने घूरकर उसे देखा तो वह मुस्कान के साथ बोला, तुम्हारे साथ। तक्ष्वी ने मुंह बनाकर उसे देखा, फिर मुंह फेरकर चादर ओढ़ कर सो गई। आद्रिक उसे देखकर मुस्कुराने लगा। तक्ष्वी साड़ी देखकर मुंह बनाकर बोली, यह शादी के बाद साड़ी ही क्यों पहननी होती है, इधर से पकड़े तो एक कोना मिलता ही नहीं है, अब पहनूं कैसे मैं इसको।
मुंह दिखाई पर लहंगा भी तो पहन सकते हैं, तो ये साड़ी क्यों दे दी मुझे? तक्षवी साड़ी को पकड़कर घूमने लगी, फिर मुंह बनाकर बिस्तर पर लेट गई। तभी कृतिका जी दरवाजा खटखटाते हुए मुंह बनाकर बोली, ओ महारानी, जल्दी तैयार होकर बाहर आओ, मेहमान आने लगे हैं। तक्षवी वापस से खड़ी हो गई। वह वापस मुंह बनाकर अपने साड़ी में उलझने लगी। तक्षवी साड़ी को ठीक करने में बिजी थी, हालांकि उससे कुछ हो नहीं रहा था। तभी आद्रिक फोन में बात करते हुए अंदर आया। उसकी नजर जब तक्षवी के खाली कमर, आद्रिक जैसे सब कुछ भूल ही गया। कॉल काटकर आद्रिक धीमी कदमों से तक्षवी के पास जाकर उसे पीछे से हग कर लिया। तक्षवी शौक उठी। आद्रिक के छूने से वह सहम गई थी। उसने शीशे में खुद को देखा, उसने सिर्फ ब्लाउज पहना हुआ था। ये देखकर वह शर्म से लाल हो गई और जल्दी से साड़ी के पल्लू को रख लिया। फिर आंखें बंद कर हल्की सांस छोड़कर आंखें खोलकर गुस्से में बोली, छोड़ो, या पहले से ही इस साड़ी ने दिमाग खराब कर रखा है। आद्रिक ने तक्षवी से दूर होकर तक्षवी को ऊपर से नीचे देखा। पिंक कलर की खूबसूरत साड़ी में वह उलझी हुई थी। उसे ऐसे देखकर आद्रिक के होठों पर मुस्कान आ गई। तक्षवी चिढ़ते हुए बोली, क्या है, हंस क्यों रहे हो? मुझे नहीं आता साड़ी पहनना। आद्रिक बोला, तो आता क्या है तुम्हें? तक्षवी तुनक कर बोली, कुछ नहीं आता मुझे। तक्षवी हाथ आगे कर बोला, चलो दे दो तलाक। आद्रिक ने तक्षवी का हाथ पकड़ लिया और अपनी तरफ खींचकर बोला, पहनना नहीं आता तो मैं पहना देता हूं। तक्षवी हैरान होकर बोली, तुम्हें साड़ी पहनना भी आता है? आद्रिक ने तक्षवी के पल्लू को नीचे किया, तक्षवी को घुमाकर पहले साड़ी ढीला किया। तक्षवी परेशान होकर बोली, देखो। आद्रिक तिरछी मुस्कान के साथ बोला, देख ही तो रहा हूं। तक्षवी चिढ़ते हुए बोली, आंखें बंद रखो। आद्रिक बोला, आंखें बंद कर मैं साड़ी कैसे पहना सकता हूं सोना? तक्षवी आंखें छोटी कर आद्रिक को देखते हुए बोली, जैसे जैसे मूवीज में हीरो हीरोइन को पहनाता है। आद्रिक साड़ी के पल्लू को खींचकर तक्षवी को अपने करीब कर बोला, वो लोग होंगे शरीफ, मैं तो बेशर्म हूं। तक्षवी तुनक कर बोली, छोड़ो मुझे नहीं पहनना साड़ी। वैसे भी मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है तुम्हारे परिवार को इम्प्रेस करने में। आद्रिक तक्षवी को वापस अपने करीब कर बोला, वह तो ठीक है, लेकिन तुम पहनोई क्या? तुम्हारे पास तो साड़ी के अलावा कुछ है ही नहीं। तक्षवी ने यह सुनकर मुंह बना लिया, फिर बोली, मैं किसी नौकरानी को कह दूंगी, वो पहना देंगे। तक्षवी जाने की कोशिश करने लगी तो आद्रिक ने वापस उसे खींचा और दीवार से टिका दिया। तक्षवी को बालों को पीछे कर आद्रिक तिरछी मुस्कान के साथ बोला, इतना हैंडसम पति होते हुए तुम किसी और से साड़ी पहनना चाहती हो, ये तो गलत बात है ना? तक्षवी आंखें छोटी कर आद्रिक को घूरने लगी। आद्रिक आई विंक्ड कर देता है और धीरे धीरे तक्षवी के शरीर को छूते हुए साड़ी पहनाने लगता है। तक्षवी परेशान होकर सोफे पर बैठी हुई थी। अद्विता और श्रेयांशी अवार्ड फंक्शन के बारे में बात कर रहे थे। दोनों की नजर अपनी सास पर भी थी, जो परेशान लग रही थी। अद्विता बोली, माँ क्या हुआ? तक्षवी परेशान होकर बोली, पता नहीं तक्षु कैसी होगी, क्या कर रही होगी, मुझे तो घबराहट हो रही है। अक्ष वहां आते हुए बोला, अरे डोंट वरी मम्मा, वो तक्षवी देशवाल है, वो किसी की सर दर्द बन सकती है, लेकिन कोई उसकी सर दर्द बने ऐसा कभी नहीं होने वाला। तक्षवी थोड़ा गुस्से में बोली, माहू उसकी फिक्र तो होगी ना? तक्षवी के आंखों में आंसू थे। एकांशी वहां आते हुए बोला, अगर उसकी याद आ रही है तो कॉल कर लीजिए। तक्षवी गुस्से में बोली, नहीं, बिना कुछ बताए शादी कर ली उसने। तक्षिका बोली, दनुज प्लीज कुछ करो ना, जिससे एकांशी मासी अरहान अंकल के पास रहने लगे, प्लीज। दनुज सोचते हुए अपना फोन उठाकर किसी को कॉल कर बोला, अरहान अहलूवालिया के लिए एक लड़की की डिटेल्स भेज रहा हूं, उसे अरहान का पीए बना देना। कॉल काटकर दनुज बोला, हो गया काम, और कुछ हेल्प? तक्षिका बोली, फिलहाल तो नहीं। ये कहकर एक चम्मच आइसक्रीम मुंह पर रख लिया। तक्षवी को शीशे के सामने खड़ी कर आद्रिक मुस्कान के साथ धीमी आवाज में बोला, ब्यूटीफुल। तक्षवी ने अपनी आंखें खोलकर खुद को शीशे में देखा। सच में वो बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। तक्षवी के होठों भी मुस्कान आ गई। जायसवाल हवेली में सभी मेहमान आ चुके थे। तक्षवी भी नीचे आ गई थी। वो सर पर पल्लू लेकर बैठी हुई थी। सभी तक्षवी को मुंह दिखाई देकर उसे दोखने लगे और सभी के जुबान पर बस एक ही बात था, बहुत खूबसूरत है जायसवाल वंश की महारानी तो। सभी लोग बात करने लगे। तक्षवी भी मेहमानों से बातें करने लगी। कृतिका मजाकिया मुस्कान के साथ बोली, अरे जायसवाल परिवार इतना नामी परिवार है, हर कोई बहू बनना चाहता है इस परिवार का, बस इसीलिए ये भी बन गई। कृतिका अपने दोस्तों के सामने ही तक्षवी की बेइज्जती करने के लिए ये सब बोल रही थी।
जो सुनकर तक्ष्वी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वह होठों पर घमंड भरी मुस्कान लेकर बोली, आपको क्या लगता है मैं कोई गरीब परिवार से हूं? कृतिका मुस्कान के साथ बोली, नहीं, लेकिन अमीर लड़की भी तो अमीर घर ढूंढती है। तक्ष्वी तिरछी मुस्कान के साथ बोली, ओ अच्छा, वैसे मेरे पति तो दिखने में भी हॉट है, और आपके टाइम में चाचा जी तो वैसे नहीं थे, तो अपने क्या देखकर उनसे शादी की, बताएंगी आप? जहां ये सुनकर कृतिका जी तक्ष्वी को घूरने लगी, वहीं उनके सभी दोस्त उन पर ही हंसने लगे। तक्ष्वी कृतिका को देखकर आई विंक्ड करते हुए वहां से चली गई। दादी तक्ष्वी को रोकर एक बॉक्स से सोने के कंगन निकालकर तक्ष्वी को पहनाते हुए बोली, यह कंगन कुल की महारानी के लिए होता है। बरसों बाद यह वापस किसी के हाथों में आया है। ख्याल रखना इसका और इस परिवार का, और मेरे पोटा का भी। जब से उसने अपने मम्मी पापा को खोया है तब से अभी वो मुस्कुराने लगा है तुम्हें देखकर। इस परिवार में वो बस अपनी बहन से प्यार करता है। तक्ष्वी ध्यान से दादी की बातें सुन रही थी। मुक्ता गुस्से में बोली, हद में रहो बच्चे, माँ हूं मैं तुम्हारी। यशित गुस्से में बोला, अरे नहीं हो आप मेरी माँ, कुछ नहीं लगते, भूल गए हो तो याद दिला दूं, मेरी माँ कोई और है जिसे अपने अपनी दड़ के चलते बेरहमी से मार डाला। मुक्ता गुस्से में बोली, ज्यादा होशियार मत बनो, समझ गए, मेरी ही वजह से यह रॉयल लाइफ मिली है तुम्हें। यशित भी गुस्से में बोला, क्या कहा रॉयल लाइफ? रॉयल लाइफ तो तुम्हें मिल रही है। जायसवाल लिखने से जायसवाल नहीं बन जाऊंगी तुम, याद तो होगा ही, नाजायज बेटी हो तुम जायसवाल परिवार की, जिसने तुम्हें कभी नहीं अपनाया। मुक्ता गुस्से में बोली, तुम भी नाजायज ही हो। यशित मजाकिया मुस्कान के साथ बोला, अजीब औरत हो, जिस बच्चे की वजह से राठौड़ परिवार तुम्हें अपनाने के लिए मान गए हो, उसी बच्चे से ऐसे बात कर रही हो। मुक्ता गुस्से में यशित को घूरने लगी। यशित गुस्से में बोला, ऐसे देखकर कोई फायदा नहीं है, मुझे अच्छे से पता है तुम रूक्ष से प्यार करती हो, ये बात उस रोहन को बता दिया ना तो। मुक्ता बोली, बच्चे हो बच्चे बनकर रहो। यशित गुस्से में बोला, और आप औकात में रहो, रोहन राठौड़ की गर्लफ्रेंड हो, बीबी नहीं। ये कहकर यशित वहां से चला गया। मुक्ता गुस्से में पैर पटकते हुए बोली, अब तो ये बच्चा भी मुझे सुनाने लगा है, इसके साथ भी वही करूंगी जो इसकी माँ के साथ क्या था, तब समझ आएगा इसे मैं कितनी खतरनाक हूं। सभी मेहमान जाने के बाद सभी आराम से सोफे पर बैठ गए। कृतिका जी बोली, चाय तो बनना आता ही होगा, जाऊं जाकर सभी के लिए चाय बनाकर लाऊं? तक्ष्वी बहुत ज्यादा थक चुकी थी, वो ठीक से सोई भी नहीं थी, ऊपर से साड़ी संभाल संभाल कर उसकी हालत खराब हो गई थी। अब यह औरत उसे चाय बनाने के लिए कह रही थी। वो गुस्से में किचन में चली गई और चाय बनाने लगी। बस एक ही चीज तो उसे किचन में बनाने को आती थी, चाय। सभी के लिए कप में चाय डालकर मन में सोचने लगी, चाय खाना है ना, चाची जी को अभी खिलाती हूँ। ये कहकर एक कप के चाय में मिर्ची डाल दी कुछ सोचकर, और एक कप में भी मिर्ची डाल दी, और सभी को जाकर चाय दे दिया। कृतिका जी ने चाय का एक घूंट लिया और दूसरे ही पल उन्होंने चाय मुंह से उगल दी और खड़ी होकर गुस्से में कहा, इसे भी चाय कहती हो तुम? तक्ष्वी मासूमियत से बोली, आप डांट क्यों रही हैं मुझे, एक ही तो चीज ठीक से बनना आता है मुझे, वह है चाय। कृतिका गुस्से में तक्ष्वी को घूरने लगी। सभी ने चाय का घूंट लिया। एक घूंट लेते ही आद्रिक ने आंखें छोटी कर तक्ष्वी को देखा। तक्ष्वी उसे देखकर मुस्कुरा रही थी। वो मन में बोली, इस नरक में मुझे लाने में तुम्हारा सबसे बड़ा हाथ है, अब झेलो। आद्रिक मुस्कान के साथ बड़े नॉर्मल तरीके से चाय पीने लगा, जैसे चाय बहुत स्वादिष्ट बना हो। बाकी सबने चाय पी तो सभी को चाय बहुत अच्छी लगी। कृतिका जी डांट पीछते हुए बोली, यह मासूमियत किसी और को दिखाना, मुझे पता है तुम एक नंबर की। दादाजी गुस्से भरी आवाज में बोले, बड़ी बहू। दादाजी की आवाज सुनकर कृतिका जी गुस्से में बैठ गई। दादी मुस्कुराते हुए बोली, चाय तो बहुत अच्छी बनी है। तक्ष्वी मुस्कान के साथ बोली, थैंक्स। वंशिका भी मुंह बनाकर बोली, हाँ अच्छा तो है। ये सुनकर कृतिका जी को समझने में देर नहीं लगी कि तक्ष्वी ने जानबूझकर उनके चाय में मिर्ची डाल दिया था। कृतिका जी ने गुस्से में तक्ष्वी को घूरा। तक्ष्वी उन्हें देखकर मुस्कुराने लगी। दादाजी ने एक नौकर को इशारा किया तो नौकर एक बॉक्स को लाकर तक्ष्वी को दे दिया। तक्ष्वी हैरान होकर बॉक्स को देखने लगी। दादाजी बोले, तुम्हारी पहली रसोई का उपहार है ये। ये सुनकर तक्ष्वी मुस्कान के साथ उस बॉक्स को झट से ले लेती है। सभी ये देखकर उसे घूरने लगे। दादी मुस्कान के साथ बोली, हमारी तरफ के गिफ्ट्स हम तुम्हारे कमरे में भिजवा देंगे। तक्ष्वी खुश हो गई। तक्ष्वी बैठकर गिफ्ट्स खोल रही थी। पूरे बिस्तर पर गिफ्ट्स थे। आद्रिक वहां आकर उसे घूरते हुए बोला, तुम्हारा ये सब हो गया हो तो हम सो सकते हैं।
तक्ष्वी ने आंखें छोटी कर उसे देखा, फिर मुंह बनाकर बोली हम मतलब? आद्रिक ने तो ऐसे ही कह दिया था, लेकिन तक्ष्वी को कुछ और समझते देखकर आद्रिक के होठों पर तिरछी मुस्कान आ गई। वो अट्रैक्टिव धीमी आवाज में बोला हम मतलब तुम और मैं, एक साथ। तक्ष्वी चिल्लाते हुए बोली आहा, बस बस, सुना है तो सोफे पर सो जाऊं, मुझे ये सब देखना है। आद्रिक ये सुनकर थोड़ा चिढ़ते हुए बोला कल मुझे आउट ऑफ कंट्री जाना है, तो प्लीज डिस्टर्ब मत करो मुझे, कल खोल लेना ये सब। तक्ष्वी दूसरा गिफ्ट खोलते हुए बोली तो आउट ऑफ कंट्री तो तुम जा रहे हो, ये तुम्हारी प्रॉब्लम है। आद्रिक कुछ बोलता तभी तक्ष्वी बिस्तर पर खड़ी होकर बोली तुम आउट ऑफ कंट्री जा रहे हो? आद्रिक के आईब्रो आपस में जुड़ गए थे। वो बोला हाँ। तक्ष्वी एक्साइटेड होकर बोली मुझे भी लेकर चलो ना, प्लीज। आद्रिक ने पहले तो उसे घूरा, फिर कुछ सोचकर तक्ष्वी के पास आते हुए बोला ओ अच्छा, हनीमून पर? तक्ष्वी मुंह बनाकर बोली ऐसा मैंने कब कहा। आद्रिक उसकी बात को इग्नोर कर तक्ष्वी को अपने करीब कर बोला वैसे जा सकते हैं। तक्ष्वी खुद को चुराने की कोशिश करते हुए बोली नहीं जाना, मुझे छोड़ो। ये कहकर आद्रिक से दूर होकर सभी गिफ्ट्स को बिस्तर के चादर में लपेटकर उसे खींचते हुए क्लोजेट रूम में लेकर चली गई। उसे ऐसे देखकर आद्रिक सर खुजाने लगा। पता नहीं किस बच्ची से प्यार हो गया उसे और क्यों। तक्ष्वी मुंह बनाकर क्लोजेट को देख रही थी, जहां सिर्फ साड़ी ही साड़ी थी उसके लिए। वो मुंह बनाकर बोली शादी करके पता नहीं किस दुनिया में आ गई। यह इतने लंबे लंबे कपड़े, ओ गॉड, कौन पहनता है इन्हें? मुझे इस घर में नहीं रहना। यहाँ रहूंगी तो खाना बनना पड़ेगा जो मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद। और यह साड़ी तो अलग ही सर दर्द है। एक काम करती हूँ, मिस्टर किडनैपर के साथ चली जाती हूँ आउट ऑफ कंट्री। वहां जाने के बाद कौन सा मैं उसे अपने पास भी आने दूंगी। कुछ दिन के लिए शांति तो मिल ही जाएगी। तक्ष्वी बाहर गई तो देखा आद्रिक तो सो चुका था। तक्ष्वी ने मुंह बनाकर आद्रिक को देखा, फिर उसके पास जाकर एक उंगली से आद्रिक के गाल पर टैप करते हुए धीमी धीमी आवाज में बोली सुनो 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 ना। आद्रिक जो आंखें बंद कर तक्ष्वी की यह क्यूट से अंदाज को फील कर रहा था, उसे तक्ष्वी पर बहुत हंसी आ रही थी। वो बड़े क्यूट तरीके से धीमी आवाज में आद्रिक को बुला रही थी। तक्ष्वी मुंह बनाकर वापस धीमी आवाज में बोलने लगी, अरे सुनो ना प्लीज, सुनो। आद्रिक ने तक्ष्वी का हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ क्या, फिर एक झटके में उसके ऊपर आते हुए अपने दोनों आईब्रो को सिकुड़कर बोला क्या प्रॉब्लम है, कहीं तुम सुहागरात? तक्ष्वी तुनक कर बोली अरे गंदे आदमी, गंदे गंदे सपने देखना बंद करो। मैं तो इसलिए बुला रही थी कि। आद्रिक सवालिया नजरों से उसे देखते हुए बोला कि। तक्ष्वी नजरें चुराते हुए बोली मुझे भी तुम्हें साथ आउट ऑफ कंट्री जाना है। आद्रिक तिरछी मुस्कान के साथ बोला मतलब हनीमून? तक्ष्वी बोली हाँ। आद्रिक तिरछी मुस्कान के साथ बोला हाँ। तक्ष्वी तुरंत बोल उठी नहीं। आद्रिक आंखें छोटी कर बोला नहीं। तक्ष्वी ने ना में सर हिला दिया तो आद्रिक तक्ष्वी के ऊपर से हटकर दूसरी तरह मुंह कर आंखें बंद कर बोला तो भी नहीं लेकर जा रहा। तक्ष्वी यह सुनकर मुंह बना लेती है। वो बिस्तर पर बैठकर आद्रिक की तरफ देखकर कुछ सोचते हुए बोली अच्छा ठीक है। आद्रिक तक्ष्वी की तरह देखकर बोला पक्का? तक्ष्वी नजरें नीचे कर बोली हाँ। आद्रिक ने तक्ष्वी को खींचकर अपने करीब कर लिया और आंखें बंद कर सो गया। तभी का सर आद्रिक के सीने में था। वह सामने देख रही थी। उसने भी बाद में आंखें बंद कर ली और सो गई। सुबह की हल्की किरणों आकर जब तक्ष्वी की आंखों में पड़ी तो उसने अपनी आंखें खोली और इधर उधर देखा। वहां कोई नहीं था, जो देखकर उसे लगा कि आद्रिक उसे बिना बताए उसे छोड़कर चला गया। लेकिन तभी उसकी नजर बालकनी की तरफ चली गई। उसने देखा आद्रिक उसकी तरफ पीट कर बालकनी में खड़ा कॉफी पी रहा है। तक्ष्वी ये देखकर खुश हो गई। वो जल्दी से वॉशरूम में चली गई। वो मजे से शावर लेने लगी। उसे बहुत ज्यादा खुशी हो रही थी। कुछ दिन के लिए ही सही, लेकिन वो इस घर से दूर जा रही थी। यहाँ के नियमों से तो वो एक ही दिन में टंगा चुकी थी। शावर लेने के बाद उसने जल्दी से टॉवल को अपने सीने पर लपेट लिया। वो टॉवल उसके घुटनों से थोड़ा ऊपर तक आ रहा था। वो खुशी से कपड़ों की तरफ देखती है, फिर मुंह बना लेती है। वो तो भूल ही चुकी थी कि उसे साड़ी पहना है और उसे तो साड़ी पहना आता ही नहीं। वो परेशान होकर खुद को शीशे में देखती है। इस हालत में वह किसी नौकरानी को भी कैसे बुला सकती थी। उसने मुंह बनाकर साड़ी उठा लिया और दरवाजा खोलकर धीमी कदमों से बाहर चली गई। वो झिझकते हुए बालकनी में जाकर खड़ी हो गई और नजरें नीचे कर बिना कुछ कहे खड़ी रही। आद्रिक को जब यह एहसास हुआ उसने पीछे देखा। वो शौक होकर एकटक बस तक्ष्वी को ही देखने लग गया।
गीले बालों से टपक रही पानी उसके गर्दन से होते हुए सीने तक जा रही थी। नहाने की वजह से वह और ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। पानी की बूंदें उसे और ज्यादा अट्रैक्टिव बना रही थी। उसका ये रूप आद्रिक को कुछ ज्यादा ही उतावला बना रहा था। तक्ष्वी ने जब यह महसूस किया कि आद्रिक एक टक उसे ही देख रहा है, वह आद्रिक को घूरते हुए तुनक कर बोली, मुझे देखते ही रहोगे, यह मेरी मदद भी करोगे? तक्ष्वी की बात सुनकर आद्रिक होश में आया। नीचे गार्डन पर फोन पर बात कर रही कृतिका जी ने भी तक्ष्वी की आवाज सुनकर ऊपर देखा। जब उनकी नजर तक्ष्वी पर गई, वह खुद से बोली, छी छी, देखो तो कितनी बेशर्म लड़की है ये, अपने पति के सामने कैसे आधे कपड़ों में खड़ी है, वो भी नजरें उठाकर। वो वहां से चली गई। आद्रिक तक्ष्वी को गोंद में उठाकर अंदर लेकर चला गया और उसे दीवार से टिका कर बोला, तुम्हें ऐसे देखने का हक सिर्फ मुझे है और किसी को भी नहीं, तुम्हें खुद को भी नहीं। तक्ष्वी उसे घूरते हुए मन में बोली, मैं खुद को भला क्यों नहीं देख सकती? तक्ष्वी ने महसूस किया कि आद्रिक उसे साड़ी पहनाने लगा है। उसके छूने से ही वह कांप रही थी। ऊपर से आद्रिक तो वैसे भी तक्ष्वी की मजबूरी का फायदा उठा रहा था और जानबूझकर कुछ ज्यादा ही करीब आ रहा था। तक्ष्वी ने आंखें बंद कर रखे थे। कृतिका जी हवेली के अंदर आते हुए बोली, पापा जी, मुझे समझ नहीं आता कि आप खुद उस बेशर्म लड़की को यहाँ कैसे ला सकते हैं। वो एक नंबर की बेशर्म लड़की है और अपने उसे आपना भी लिया। रूमान ये सुनकर बोला, ऐसा क्या कर दिया उसने माँ? कृतिका जी मुंह बनाकर बोली, क्या नहीं क्या पूछो, बेशर्म है बेशर्म, ऊपर से ना बड़ों की इज्जत करती है ना अपने पति की। वंशिका की माँ बोली, हाँ भाभी, अपने सही कहा, बिल्कुल भी अच्छी लड़की नहीं है वह, लापरवाह तो है ही, ऊपर से घमंड, हन पाउटिंग कैट फेस। अद्वैता की माँ भी बोली, हाँ सही कहा आप दोनों ने, मुझे भी वो लड़की जरा भी पसंद नहीं। तभी सीढ़ी से नीचे आते हुए किसी की आवाज आई, ओ सो सैड, तब तो आप लोगों को घर से निकल जाना चाहिए। सभी ने उस तरफ देखा। पीले रंग की साड़ी में आज वो और ज्यादा हॉट लग रही थी। सच में ऐसा कोई नहीं था जो उसे टक्कर दे सके। कहा जाए तो वो श्रेयांशी और अद्विता से भी बहुत ज्यादा खूबसूरत थी। रूमान उसे देखते हुए मन में बोला, कुछ भी बोल लो, हर बार यह अपनी अदा से दिल पर बार करती है। कोई इतनी खूबसूरत, इतना हॉट कैसे हो सकता है? हर सुबह जैसे इसकी चमक और बढ़ जाती है। तुम मुझे पागल कर रही हो जान, अब और कंट्रोल नहीं हो सकता मुझसे। कृतिका जी गुस्से में बोली, क्या बकवास कर रही हो लड़की? तक्ष्वी नीचे आते हुए बोली, तक्ष्वी नाम है मेरा। कृतिका दांत पीछने लगी। वंशिका की मां गुस्से में बोली, हम क्यों जाएंगे यहां से? तक्ष्वी मुस्कान के साथ बोली, क्योंकि आपको मुझसे प्रॉब्लम है और मैं तो इतना बड़ा घर छोड़कर जाने से रही, पर आप जा सकती हैं, वैसे भी यह हवेली आप सबकी नहीं है। दादाजी गुस्से में खड़े होकर बोले, आवाज नीचे लड़की, ये बड़ों से बदतमीजी नहीं चलेगी, तुम्हारे घर पर चलती होगी। तक्ष्वी दादाजी की तरफ देखकर बोली, इज्जत उन्हें दिया जाता है जो उसके हकदार हो। दादाजी, और ये लोग तो मेरे बारे में कुछ भी बोल रहे हैं। एक दिन में मुझे बुरा बना दिया, यह सही है क्या? मैंने कब की बेशर्मी वाले काम? कृतिका जी गुस्से में बोली, आधे कपड़े में खड़ी थी तुम अपने पति के सामने, शर्म नहीं आई तुम्हें? और कैसे बात करती हो तुम अपने पति से? तक्ष्वी की आंखें छोटी हो गई। वह भी यह सुनकर गुस्से में बोली, हाँ तो अपने पति के सामने खड़ी थी, किसी और के पति के सामने थोड़ी। वैसे बेशर्म तो आप हैं जो अपने भतीजे और भतीज बहू को रोमांस करते हुए देख रही थी। ये सुनकर कृतिका जी सकपका गई। आद्रिक पीछे खड़ा ये सब सुनकर मुस्कुरा रहा था। वही बाकी सब मन में अब कृतिका जी को ही गलत बोलने लगे। थैंक यू फॉर लिसनिंग। मुझे उम्मीद है आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज लाइक और कमेंट करना ना भूलें और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।